आज आप लोग लेके आए हैं 5th क्लास 5th लेक्चर 5th वीडियोस फॉर chapter metal and non-metal. This videos is especially important for class 10th student. Class 8 student can skip this videos. अभी जो आने वाला वीडियोस है वो स्पेशली क्लास 10th के लिए है. ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th में ही है और टॉपिक है हमारा मेटलर्जी. ओके, मेटलर्जी इज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द मेटल्स फ्रॉम ओर्स. एक्चुअली हम लोग बात करेंगे ओर्स का. ठीक है, ओर्स कहाँ से आया है भाई? ओर्स आया है मिनरल्स से. अब आप बोलोगे मिनरल्स कहाँ से आया है? तो मिनरल्स आया है कहाँ से? रॉक्स से. ठीक है, इस रॉक्स से क्या मिला है भाई? इस रॉक्स से मिलेगा हम लोग को मेटल्स. ओके, ये जो मेटल्स होगा उसको हम लोग करेंगे प्योर, तब जाके हम लोग मिलेगा प्योर मेटल्स. ऑल दीज प्रोसेस that used to obtain the metals from their ores are known as metallurgy. Actually metallurgy is what? Metallurgy is a process. तो तैयार हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कैसे हम लोग मेटल्स ऑब्टेन करेंगे रॉक्स. सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो जनरली जो हमारे पास मेटल्स है लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, etc, ये हमेशा किस स्टेट में रहता है? फ्री स्टेट में रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं. तो अर्थ क्रस्ट के वो बिल्कुल फ्री स्टेट में रहता है क्योंकि बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है. कंफर्म? लेकिन इसके अलावा जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है उसके अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा? मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. उसके बाद आ जाएगा आपके पास मिडिल रिएक्टिव मेटल, है ना, और सबसे बाद में आएगा लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स. ओके, तो हम लोग जो पढ़ाई करेंगे ना तो ऐसे बांट के पढ़ेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे. भाई मिडिल वाले को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, मोस्ट रिएक्टिव मेटल जहाँ से मिलेगा उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे. तो हमारे पास जनरली जो मेटल्स होता है ना, यानी मेटल्स के जो ओर्स होते हैं, है ना, क्या चीज़? ओर्स. मैंने बताया था ओर्स क्या है? वैसा मिनरल है जिससे हम लोग क्या करते हैं? मेटल्स ऑब्टेन करते हैं. सबसे पहले क्या आया? रॉक्स. क्या आया? रॉक्स. रॉक्स के अंदर सबसे पहले किसको खोजेंगे हम लोग? मिनरल्स के. Okay, actually minerals are rocks containing some amount of metals. ऐसा रॉक जिसके अंदर कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा क्या रहता हो? मेटल्स रहता हो. उस रॉक्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? मिनरल्स. ओके, नाउ सम ऑफ द मिनरल्स. ओके, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मेटल्स, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट होता है किसका? मेटल्स का. उसको हम लोग रखते हैं ओर्स के अंदर. ओर्स क्या हो गया भाई? ओर्स वो कैटेगरी हो गया मेटल का जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटल्स अवेलेबल होता है. ठीक है, यहां पर एक वर्ड बहुत जोड़ी है, एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली. इट मीन्स ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली. प्रॉफिटेबली बोला तो बहुत ही सस्ते में. कंफर्म हो गया? तो ये हमें पता चल गया कि भाई सबसे पहले अपने को क्या मिला? सबसे पहले अपने को मिला रॉक्स. हमने खोजा रॉक्स. रॉक्स के पास से खोजा क्या चीज? मिनरल्स. और उस मिनरल्स में से स्पेशली मिनरल्स को निकाला जिसका नाम हमने डाला ओर्स. क्या नाम डाला उसको हम लोगों ने? ओर्स. अब ये जो ओर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है,
वो क्या हो सकते हैं? ये ओर्स या तो हमारे पास होंगे ऑक्साइड के फॉर्म में, या तो हमारे पास होंगे कार्बोनेट के फॉर्म में। देख लो, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे, या तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में होंगे, या तो सल्फाइड के फॉर्म में होंगे, या तो हैलाइड्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, अभी बताएंगे हैलाइड्स क्या होता है, घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहला बात जो मेटलर्जी में है, ये ध्यान देना है कि अपने को रॉक्स चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट द रॉक्स दैट कंटेन सम ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द मेटल्स, एंड दैट रॉक कंटेनिंग द सम ऑफ द मेटल्स। कुछ मेटल्स होने की संभावना अगर है तो उसको भाई मिनरल बोलेंगे, और उस मिनरल में से खोजेंगे भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, जिसमें मिलने की पॉसिबिलिटी होता हो। पहली बात ये कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटल्स होने चाहिए। दूसरी बात कि उसको एक्सट्रैक्ट कर अपने को ज़्यादा खर्च भी ना लगे। तो बात समझ में आ रही है, शुरुआती दौर की बात ही समझ में आ गई। अब बात आती है कि जब आप ओर्स लोगे, जो ओर्स या तो ऑक्साइड होगा, या तो ओर्स क्या होगा भाई, कार्बोनेट्स होगा, ठीक है, या तो सल्फाइड के फॉर्म में होगा या हैलाइड के फॉर्म में। उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रहता है। क्या रहता है? इम्प्योरिटीज। जो इम्प्योरिटीज रहता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं गैंगू, या उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? या तो गैंगू बोलते हैं या तो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये गैंगू जो है वो अनडिजायरेबल सब्सटेंस हो गया, ठीक है। क्या हो गया? अनडिजायरेबल सब्सटेंस। वो रॉक्स के कुछ पार्टिकल्स हो सकता है, सैंड के कुछ पार्टिकल्स हो सकता है, या तो क्ले के कुछ पार्टिकल्स होता है। यानी सबसे पहला काम होगा भाई, इस गैंगू को बाहर निकाल दो। क्या करना होगा? गैंगू को बाहर निकालना है। चलिए अब मेन पॉइंट पे जाते हैं। जब हमको एक्सट्रैक्शन करना है मेटल्स का, तो कौन कौन से स्टेप्स हम लोग उठाएंगे, यानी ये जो प्रोसेस है वो कौन कौन सा प्रोसेस है। इसमें मेनली आपके पास 3 प्रोसेस आ जाते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मैंने क्या बताया, सिंपल। इसमें क्या करना है भाई, इसके अंदर आपको रिमूव कर देना है किसको, मैट्रिक्स को कर देना है रिमूव, यानी जितने भी उसके अंदर रहेंगे इम्प्योरिटीज उसको कर देना है अलग। अब यहाँ पे रिडक्शन ऑफ मेटल है। अब रिडक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या होगा, अभी मेटल ऑक्साइड्स को किसमें कन्वर्ट कर देना है, मेटल्स में, ठीक है। सबसे पहला बात समझ में आ गया। सबसे पहला काम मेटल्स में से अपने को क्या निकालना है, इम्प्योरिटीज निकालना है। दूसरी बात, उस मेटल्स को ऑक्साइड के फॉर्म में या तो रहेगा, नहीं रहेगा तो उसको ऑक्साइड के फॉर्म में डालेंगे। अब जब मैंने बोला नहीं रहेगा, तो अगर कार्बोनेट के फॉर्म में फिर भी उसको ऑक्साइड के फॉर्म में डालना है, सल्फाइड के फॉर्म में है तब भी उसको ऑक्साइड के फॉर्म में डालना है, ठीक है। और अगर हैलाइड के फॉर्म में है फिर भी उसको ऑक्साइड के फॉर्म में डालना है, तब जाके अपने को जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मेटल्स मिल जाएंगे। क्लियर है कंसेप्ट। अब जब आपके पास मेटल होगा तो इस मेटल्स को क्या करेंगे हम, फाइनली इसको क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। अब प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा भी, ठीक है, नो इम्प्योरिटीज, ऐसा काम करना है कि उसके अंदर से क्या हो जाए, वो मेटल जो होता है नो इम्प्योरिटीज वाले मेटल हो जाए, यानी उसके अंदर से जिनसे जितने भी इम्प्योरिटीज है उसको हमको बाहर निकाल देना, ठीक है। तो अब सबसे पहले मेथड की बात करें भाई, तो पहला मेथड क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब ये 3 तरीका तो हमने बता दिया। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स होता है, यानी कि उसको रिमूव, गंदगी निकालने का काम होता है। ये डिपेंड करता है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है ना, उसका फिजिकल या केमिकल नेचर। अब देख लो, पता, अब मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तो अपने को ओर्स चाहिए, पता चल गया, ठीक है। अब जब ओर्स हमारे पास आएंगे तो मैंने बताया हाई रिएक्टिविटी वाले होंगे, या तो मिडिल रिएक्टिविटी वाले होंगे, या तो बिल्कुल लो रिएक्टिविटी वाले होंगे। अब मैंने बता दिया कि अगर हाई रिएक्टिविटी वाले होंगे क्या होगा, हाई रिएक्टिविटी वाले होंगे तो डायरेक्ट वो किसके फॉर्म में रहेंगे भाई, ये आपको रहेगा किसके फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में रहेगा, ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर वो मिडिल रिएक्टिविटी वाले में है तो या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा, या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर वो किसके फॉर्म में है, कार्बोनेट के फॉर्म में है,
तो फिर उसका हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन, अभी बोले ये कैल्सिनेशन क्या है, तो इसका मतलब होता है इसको भी हम लोग करते हैं हीट, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, लिमिट कर देते हैं भाई। इसको हमको जब हीट करना है ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिट कर देते हैं, यानी हीटिंग करते हैं किसमें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं। अब रोस्टिंग तो सब समझ में आ गया, इसमें भी करते हैं क्या चीज़, हीटिंग करते हैं लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए। अब ये दोनों काम करने से वो किस में बदल जाएगा भाई, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल में बदल जाएगा, मैंने बताया। फिर उसमें से रिड्यूस करके क्या निकालेंगे, मेटल निकालेंगे। रिडक्शन मतलब, रिडक्शन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना। और लास्ट में तो मैंने बताया था लास्ट स्टेप होता है प्यूरिफिकेशन। स्टेप समझ में आ रहा है। अब बात आती है कौन से ओर्स में, सल्फाइड ओर्स के रूप में होगा। अब सल्फाइड होगा तो सिंपल इसको क्या कर देना है, रोस्टिंग कर देना है। रोस्टिंग करने से अपने को मेटल मिल जाएगा और मेटल को फिर से क्या करेंगे, रिफाइन कर देंगे। पूरा ये डायग्राम समझ में आ चुका है। एक बार फिर से बता दे, मेटल 3 कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया, हाई रिएक्टिविटी, मिडिल रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। जो हाई रिएक्टिविटी वाला होता है वो मोल्टेन स्टेट में रहता है। किस स्टेट में रहेगा, मोल्टेन स्टेट में। उसको आप हीट करेंगे तो वेपर बन जाएगा। अब इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे पास कराएंगे भाई, अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हीटिंग। जैसे NaCl साल्ट की बात करें, ये साल्ट तो मोल्टेन स्टेट में रहेगा। अगर इसमें से सोडियम निकालना है, सोडियम जब निकालना होगा तो सोडियम को क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। मेरा टारगेट है, हम सबका टारगेट है कि भाई क्या लेना, प्योर मेटल कहाँ से, ओर्स। मैंने बता दिया था, फिर से एक बार बता दे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, रॉक्स। रॉक्स के अंदर से क्या ढूंढना होगा हम लोग को ढूंढना होगा मिनरल्स। रॉक्स के अंदर से क्या ढूंढना होगा, मिनरल्स। जब मिनरल्स मिल जाएंगे तो फिर क्या ढूंढेंगे भाई, ओर्स। ओर्स से अपने को क्या निकालना है, मेटल। यही तो है हमारा प्रोसेस पूरा, मेटल एक्सट्रैक्टिंग द मेटल। सबसे पहला हमको लोग देखते हैं मेटल जो किसके रिएक्टिविटी में होता है, बहुत ही रिएक्टिविटी लो रहता है, उसको क्या करेंगे, ठीक है। अब उसको रिड्यूस करने, जैसे मैंने बताया मेटल जो लो रिएक्टिविटी में रहता है वो किसके फॉर्म में होगा, चलो एक बार और देख लेते हैं किसके फॉर्म में होता है। वो सल्फाइड ओर्स के रूप में रहता है। जनरली ये किस फॉर्म में रहता है, सल्फाइड के फॉर्म में, सल्फाइड ओर्स के रूप में रहता है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं बात करूं यहाँ मरकरी का, तो ये मरकरी सल्फाइड के रो है जिसको हम लोग सिनेवार के नाम से जानते हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा भाई, तो इसको करना पड़ेगा रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला स्टेप समझ में आ गया। उसके बाद जब हम लोग और उसको हीट करेंगे तब ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, मरकरी में। पहला स्टेप समझ में आ गया। बस एग्जाम में इतना ही लिखना है कि ये आपका सिनेवार हो गया, उसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग करने से किस में बदल गया, वो ऑक्साइड में, ठीक है। ऑक्साइड के बाद सिंपल फिर से हम लोग और क्या किए भाई, और इसको रोस्टिंग किए, थोड़ा सा और गर्म किए, और गर्म करने से किस में बदल गया, मरकरी में बदल गया। हमको अपन मरकरी मिल गया कि नहीं मिल गया, कंफर्म। वैसे ही अगर हम बात करें कॉपर का, तो कॉपर भी किस फॉर्म में रहता है, कॉपर के सल्फाइड फॉर्म में रहता है। कॉपर को भी सबसे पहले आप क्या करोगे, हीट करोगे, यानी आप क्या करोगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस समझ में आ गया। रोस्टिंग किसके लिए किया जाता है, अगर हम लोग बात करें कैल्सिनेशन का, तो कैल्सिनेशन सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए नहीं, कैल्सिनेशन जो होता है कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है, और रोस्टिंग किसके लिए होता है, सल्फाइड ओर्स के लिए। पहला डिफिनेशन आ गया, पहला डिफरेंस पता चल गया। सेकंड डिफरेंस क्या है भाई, जो कैल्सिनेशन होता है ना वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होता है, बोले तो लेस, बट जब हम रोस्टिंग करते हैं तो फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं। चलो, कॉपर सल्फेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड।
और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। फिर से जब कॉपर ऑक्साइड को आप कॉपर सल्फाइड में मिला के गर्म करोगे, ये याद रखना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं होता है, इसको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करेंगे आप, तो आपको निकल जाएगा कॉपर। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, जो लेस रिएक्टिव वाले जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो किसके फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में। अब सल्फाइड के फॉर्म वाले को जो भी रहेगा भाई, सिंपल काम करना है, कुछ नहीं करना है, गर्म करते जाओ गर्म करते जाओ गर्म करते जाओ, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होगा वो सब सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ इट इज टाइम टू एक्सट्रैक्ट द मेटल दैट इज इन मिडिल रिएक्टिविटी। अब जो आपको करना है वो किसमें करना है, मिडिल रिएक्टिविटी वाले को करना है। याद रखना कौन से, ऐसा मेटल जो किसमें हो, मिडिल रिएक्टिविटी वाले में। जैसे अगर हम बात करें तो जिंक का, आयरन का, लीड का, ये सब जो रहता है, अब ये मिडिल वाले में बहुत लफड़ा है, या तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, या तो सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा। अब हमारा मेन टारगेट पहले है किसके फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, तो पता है सबसे पहला काम क्या करना है, कैल्सिनेशन करना है। क्या करेंगे उसको, कैल्सिनेशन। ठीक है। अब बात आती है कि इट इज इजियर टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। ये बड़ी आसान है, और अगर हम सल्फाइड और कार्बोनेट की बात करें ज्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया कि अगर जो ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लो भाई, ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तब जाके उसको क्या करो, रिडक्शन करो। ठीक है, चलो देखते हैं। अब इसके लिए मैंने बताया दो तरीका है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते तो रोस्टिंग बोलते हैं, ये स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है, सल्फाइड ओर्स के लिए। ठीक है, अगर एब्सेंस या लिमिट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। वे स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, अब यहां पे ये क्या कर सकता है, एक्चुअली यहां पे सल्फाइड ओर्स नहीं होगा, कौन सा ओर्स हो जाएगा, कार्बोनेट ओर्स। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, कार्बोनेट ओर्स के रूप में करते हैं। कंफर्म है। चलिए अब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे जिंक सल्फाइड। एक जिंक सल्फाइड को आप सिंपल हीटिंग करोगे तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कौन सा गैस निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। ठीक है, फिर जिंक ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस कर देंगे किसमें, जिंक में। कंफर्म। अगर यही जिंक अगर कार्बोनेट के फॉर्म में होता है तो फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसको फिर हम लोग करेंगे कैल्सिनेशन। यानी देखो यहां पे तो हमने ऑक्सीजन लिया था बट यहां पे ऑक्सीजन नहीं लिया, तो ये जिंक ऑक्साइड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, यहां भी जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और लेकिन यहां पे निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहां पे रिड्यूस करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है वो देख लो। एक तो रिड्यूस करने का तरीका मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो अभी हम लोग फर्दर यूज करेंगे, तो जो मिडिल रिएक्टिविटी वाला होता है ना, वो गर्म करने से रिड्यूस नहीं होगा। अब उसके अंदर कहीं ना कहीं हमको एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा भाई, वैसा एलिमेंट या वैसा सब्सटेंस जो उसमें से ऑक्सीजन क्या कर ले, गेन कर ले। यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट करता है गेन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या कर लेगा, वो गेन कर लेगा। कंफर्म। अब बात आती है कि सबसे कॉमन जो एजेंट हम लोग यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वो होता है कार्बन। सिंपल बोला था कोयला समझ में आता है भाई। अब देख लो, तो गर्म तो उसको भी करना है भाई। अब कोक, सबसे पहले बात है कि ये कोक क्या है, सबसे पहला ये चीप बहुत है, बहुत ही सस्ता है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत। क्या है, सस्ता है, कार्बन इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब बोलोगे सर तो खासियत बता दो, डिमेरिट भी बता दो। अब डिमेरिट ये है कि कितना भी आप करो कहीं ना कहीं एक कोक जो है ना उसके अंदर इम्प्योरिटीज डाल ही देता है। तो जब हम एक्सट्रैक्ट करके प्योर बनाने के लिए फिर से उसको
प्यूरीफाई करेंगे तो चलो थोड़ा सा चलता है, थोड़ा सा अगर उसके अंदर गंदगी भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन जो सस्ता बनाता है वो बहुत अच्छी बात है उसका। तो सबसे पहले जिंक ऑक्साइड को किसके साथ करेंगे भाई, कार्बन के साथ उसको हीट करेंगे। जो ही आप हीट करेंगे तो जिंक निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। कंफर्म हो गया। तो सबसे पहला समझ में आया भाई कोक का यूज क्यों करते हैं। कोक किसका फॉर्म है भाई, ये तो कार्बन का ही फॉर्म है। सिंपल बोले कोक कैसे बनता है, जब आप कोयला को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं ना, जब उसके अंदर से सभी इंप्योरिटीज निकल जाता है कोयला के अंदर, तब वो बचता है क्या, कोक, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई यानी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। कंफर्म समझ में आ गया मिडिल रिएक्टिविटी। अब चलिए थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं थर्माइट रिएक्शंस का। अभी मैंने बताया कि भाई कार्बन तो बहुत ज़्यादा सस्ता है और एक्सट्रैक्शन में खूब काम आता है, लेकिन बात यह है भाई कोई ऐसा एलिमेंट ना आ जाए जो कार्बन को ऑक्सीजन ना लेके जाने जाए, बल्कि वो खुद ऑक्सीजन ले जाए। अगर कार्बन को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो फिर क्या होगा। अब देख लो, कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है जिसकी बात करें हम लोग, सोडियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम। अब इसको क्या हो जाता है, इसका भी यूज करते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, जैसे मैंने बताया। क्यों, क्योंकि कार्बन के साथ एफिनिटी ज्यादा होता है दूसरे एलिमेंट का। जितना ऑक्सीजन का कार्बन के साथ होता है उससे ज्यादा वो ऑक्सीजन से चिपकना चाहता है। अब ये सोडियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम ये तो खुद ही कटोरा लेके खड़ा रहता है कि भाई आओ ऑक्सीजन आओ, मैं आपसे बात कर लेता हूँ और आपके साथ कंपाउंड बना लेता हूँ भाई ऑक्साइड के फॉर्म में। आपको पता है सोडियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम वाटर के साथ ही बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ तो करता ही करता है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस 1, 2, 3, 4 फटाफट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का देख लेना। अब यहाँ पर एजेंट की बात करें हम लोग किसका, अभी हम लोग एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं किसके रूप में, कौन सा यूज, किसके एजेंट के रूप में, तो इसका यूज कर रहे हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इसमें से क्या ले लेगा, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर से ले लेगा, और जो ही ऑक्सीजन अपने अंदर से ले लेगा तो फिर खटाक से क्या बना लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। बाद में हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड से भी क्या निकाल लेंगे, एल्युमिनियम, तो अपना एल्युमिनियम भी निकल जाएगा, ठीक है। नहीं तो अपना तो टारगेट है यहाँ पर क्या निकालना, अपना टारगेट है यहाँ पर मैग्नीज को बाहर निकाल लेना। किसको निकाल लेना, मैग्नीज को बाहर निकाल। अब ये जब आप रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का और एल्युमिनियम का, ये बहुत ज्यादा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट बहुत ज्यादा निकलता है। अब ये हीट इतना ज्यादा होता है कि किसको मेल्ट कर सकता है, ये आयरन को मेल्ट कर देता है। क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है। इतना हीट होता है कि आयरन को मेल्ट करना बड़ी आसान है। अब वो आयरन फिर से जब मेल्ट होने के बाद फिर से जब कूल होता है तो क्या बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। इट मींस द रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड द एल्युमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड द मेटल आर ऑब्टेन्ड इन द मोल्टेन स्टेट। सच रिएक्शंस आर नोन एज थर्माइट रिएक्शन। अब इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, तो इसका यूज हम लोग वेल्डिंग में करते हैं, ठीक है। जो रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है, मशीन के जो ब्रोकन पार्ट्स होता है उसको भी आपस में ज्वाइन करने के लिए होता है। चलो देख लो यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन का ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका हो गया थर्माइट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया आयरन, यहाँ पे ले लिया एल्युमिनियम, दोनों को रिएक्ट करवाया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और ये आयरन बन गया, और ढेर सारा हीट की जरूरत पड़ती है जो वहाँ निकलता रहता है। थर्माइट रिएक्शन कंफर्म है। ऐसा रिएक्शन जब कोई भी मेटल ऑक्साइड, एल्युमिनियम स्पेशली मेटल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का एल्युमिनियम के साथ, यहाँ पे याद रखना यहाँ पे मेटल ऑक्साइड क्या है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का मतलब आयरन ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बोले तो सिंपली हम लोगों ने यूज किया आयरन ऑक्साइड। अब ये जो आयरन ऑक्साइड है ना वो रिएक्ट कर लेता है किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ, ठीक है। अब ये रिएक्शन इतना हाईली एक्सोथर्मिक होता है कि ये दो ब्रोकन पार्ट जो होता है ना उसको ज्वाइन करने में हेल्प करता है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अब बात आती है जो बहुत ज्यादा टॉप रिएक्टिविटी, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल मैंने बताया। अब बहुत ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स रहेगा ना, जैसे अगर हम बात करें पोटाशियम का, सोडियम का, कैल्शियम, एल्युमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है।
ठीक है भाई, इसको अगर सिंपल अगर आप हीट करते हो नहीं होगा काम, फिर क्या करना पड़ेगा भाई, इसको करना पड़ेगा, बिजली का झटका देना पड़ेगा, बोला तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जैसे मैं बात करूं, ये मैंने बताया था सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम जो रहता है वो किसके फॉर्म में रहता है, सोडियम क्लोराइड के रूप में। अब इसको कैसे रिड्यूस करना होगा भाई, अपने को तो सोडियम चाहिए, तो जो मोल्टेड फॉर्म होता है ना उसको सबसे पहले हम लोग डालते हैं यहाँ पे कंटेनर में, ठीक है, फिर बनाते हैं 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और दूसरा एनोड। ये हो गया आपका क्या चीज, कैथोड, और ये हो गया आपका क्या चीज, एनोड। कंफर्म। अब कैथोड क्या हो गया, ऐसा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बोले तो क्या, आयरन का कोई भी मेटल का रॉड लेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड कहलाएगा। कब, जब वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट में आता है, यानी यहां पे आपने क्या बना दिया भाई, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट, यानी एक्वस NaCl जो हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। पढ़े होंगे क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने दिया। यहाँ पे मोल्टेन NaCl किसका काम किया भाई, मोल्टेन NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का वो काम किया है, ठीक है। अब जो ही आप करंट पास कराओगे तो सबसे पहले क्या होगा, अब देख लो, NaCl से आप पास कराते हो क्या चीज, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे, सिंपल में बात करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसको करंट लिख देते हूं, ठीक है। आप इसके अंदर से जब आप करंट पास कराओगे तो पहले तो Na ब्रेक हो जाएगा और Cl ब्रेक हो जाएगा, Na+1 और Cl-1 में ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, when electric current passes through the molten solution, ठीक है, it breaks up into ions, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कहाँ मूव करेगा भाई, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करता रहेगा, लेकिन आपको पता है ज्यादा देर तक तो मूव करेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो Na+ पहले से बना हुआ है ना, ये आयंस के रूप में ज्यादा देर नहीं रहेगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन किससे लेने के लिए जाएगा, कैथोड से। कहां से लेगा वो, कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, सोडियम मेटल। एनोड पे क्या बन जाएगा, धीरे धीरे एक लेयर बन जाएगा, और वो लेयर किसका होगा, सोडियम मेटल का। अब आप बोलोगे सर तो क्लोरीन क्या, हाँ भाई, क्लोरीन पे हाथ डाल के तो बैठेगा नहीं क्लोरीन, क्लोरीन बोलेगा मैं भी, ठीक है। यानी ये Na+ क्या कर लिया भाई, यानी यहां पे हुआ गेन किया, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बात याद रखना, लियो जर मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम बात करें तो अगर आपको क्या हो रहा है भाई, अगर आपको लॉस हो गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हो जाएगा क्या चीज, ऑक्सीडेशन। और अगर यहां बात करें क्या चीज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा क्या चीज, रिडक्शन। याद रहना, नहीं तो आप पहला चैप्टर वाला वीडियो देख लो, कौन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो जो ही आपने पास किया, अब एनोड पे क्या होगा, A- साइन इसलिए क्योंकि इसने किसी से लिया है। अब ये जाके एनोड पे क्या करेगा, ये कर देगा लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन। कौन, ये क्लोरीन क्या करेगा भैया, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बना लेगा, क्लोरीन गैस। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। समझ में आ गया, क्लोरीन गैस बन गया, इससे आपका सोडियम भी निकल गया और क्लोरीन भी निकल गया। समझ में आ रही बात, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल समझ में आ गया सब लोगों को, कंफर्म। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल का रिफाइनिंग कैसे करना है। अब मैंने बताया था इतना कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज रह जाता है,
तो उसको रिमूव करने का तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। द रिमूवल ऑफ impurities from the metal to obtain a pure metal is called refining of metal। सबसे जो कॉमन मेथड हम लोग आज यूज करते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होता है, पासिंग, कौन सा भाई, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आप पास करवाओगे, ठीक है। अब देख लो, अब इस मेटल में क्या किया जाता है, अब ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, याद रखना, जो इम्प्योर, जिसको हमको प्योर करना है उसका बनाते हैं हम लोग एनोड। क्या बनाते हैं, एनोड, याद रहेगा। और एक लेते हैं प्योर मेटल का शीट, जिसको क्या बना देते हैं, कैथोड। तो अपने को पहले से प्योर मेटल वाला शीट चाहिए, उस प्योर मेटल का क्या बनाते हैं, याद रहेगा, इम्प्योर का एनोड और प्योर का कैथोड। अब आपको क्या करना है यहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो मेटल को हमको प्योर करना है उसी का मेटल साल्ट यूज करते हैं, किसके रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल बताते हैं, ये बहुत बोर्ड में आता है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। क्या चीज, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, याद रखना ये टॉपिक, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। अब यहां पे जो आपका प्योर कॉपर है ना, उसका क्या बनाओगे, कैथोड। इम्प्योर का क्या बना लोगे, एनोड, बन गया। और यहां पे आपने क्या यूज कर लिया, CuSO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे हमने क्या यूज किया है, CuSO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा उसमें मिला देते हैं एसिड, जिससे इलेक्ट्रोलाइसिस और तेजी से हो सके, यानी गुड कंडक्टर बनाने के लिए थोड़ा सा उसमें हम लोग एसिड मिला दिए कॉपर सल्फेट में, यानी ये हो गया वाटर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, याद रखना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन साल्ट होता है ना। जो ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो, देख लो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through the electrolytes, pure copper from the anode is deposited at the cathode। यहां से ये कहां चला जाता है, इसके ऊपर, ठीक है। ये जो है सबसे पहले आएगा कहां पे, इसके अंदर, यहां पे जान लो। सबसे पहले क्या होता है कि CuSO4 ब्रेक हो जाता है, याद रखना, किसमें, Cu+2 और SO4-2 में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब क्या होगा यहां पे, ये जो Cu है +2, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब इस Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बन जाएगा क्या चीज, Cu। कंफर्म। ये रिएक्शन कहां पे होगा, तो ये रिएक्शन होगा कैथोड पे। पहला समझ में आ गया। अब यहां से जो एनोड पे देखो क्या होता है, एनोड जो ऑलरेडी आप इम्प्योर कॉपर का बना है, वो कॉपर क्या करेगा, ये कॉपर बना लेगा Cu+2, जब अपने अंदर से वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, अपने अंदर से वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो यहां से रिमूव कर देते हैं, आपको यहां लिख के बताते हैं, ठीक है। अब ये एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो Cu है ना, वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, बाहर निकाल देगा, और क्या बन जाएगा, Cu+2। अब फिर से यहाँ पे ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया सेकेंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में फिर से Cu+2 और पहले से जो वहाँ पे SO4-2 है ना, वो रिएक्ट करके और आपको क्या बना लेगा, आपको बना देगा CuSO4, बन गया। अब ये CuSO4 फिर से फर्स्ट स्टेप से चलना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी एनोड के होंगे, प्योर मेटल जो एनोड में है पहले से है, वो सब जाके लेयर बना लेंगे कैथोड पे। और एनोड का जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे आके किसके रूप में जमा हो जाएगा, यहाँ पे वो जमा हो जाएगा आपको किसके रूप में,
एनोड मड के रूप में। एनोड मड क्या जमा हो जाएगा? एनोड मड। एक्चुअली एनोड मड क्या है? ये ढेर सारा यहाँ पे कचरा जमा हो जाए। हाइड्रोजन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, ये कंफर्म है सब लोग को। दिस इज द टॉपिक ऑफ क्लास 10th। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अभी छोटा सा टॉपिक जो है वो आप पूरा पढ़ चुके होंगे रस्टिंग के बारे में। ठीक है, एक बार आपको रिकैप करा दे, रस्टिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए था हमको जोड़ी भाई। कहीं भी अगर रस्टिंग होता है आयरन में तो रस्टिंग करने के लिए हमको चाहिए था क्या चीज़? Fe+O2+H2O। मैं रिवाइज करवा देता हूँ, नहीं तो आप लोग वीडियो देखें तो देख लीजिएगा, नहीं देख पाए तो अभी तक देख लीजिएगा। ठीक है, इंटू XH2O। ये हो गया रस्ट किसका? आयरन का। अब जरा बता दे सिल्वर का, Ag रिएक्ट करता है किसके साथ? H2S के साथ, तो क्या बन जाएगा? AgS, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। वैसे याद होगा आपको Cu का, Cu रिएक्ट करता है किसके साथ? जल्दी बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वाटर जो अवेलेबल है उसके साथ। अब रिएक्ट करा के क्या बनाता? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CO3 डॉट क्या चीज? CuOH होल ट्वाइस। ये सब रस्टिंग आप लोगों ने पढ़ लिया है, मैं रिवाइज करा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिएक्शन भी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, रिवाइज कर लो। बट एक कंडीशन याद रखना कि ये जो एल्युमिनियम का रस्टिंग है ना, बहुत ही एडवांटेज है। जनरली क्या होता है, ये एडवांटेज है। रस्टिंग बहुत कम समय में, अगर ज्यादातर जगह पे तो रस्टिंग हमारे लिए क्या करता है? डिके कर देता है, नुकसान करता है। लेकिन रस्टिंग का एडवांटेज किस में आता है भाई? एल्युमिनियम में। जब एक बार एल्युमिनियम का लेयर लग गया, ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक बार लेयर लग गया, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि फर्दर डैमेज होने नहीं देता। ये फर्दर डैमेज नहीं होने देता। यानी ये जो थीन लेयर है ना एल्युमिनियम ऑक्साइड का, वो एल्युमिनियम को फिर से जंग लगने से बचा के रखता है। तो हो गया ना बेनिफिटेड, कंफर्म। अब आपको पता है कैसे कैसे बचाना है। ग्रीस लगाना है, पेंट अप्लाई करना है, जिंक का लेयर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, टीन की भी कोटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, ये सब पता है। क्रोमियम का स्पेशली करते हैं हम लोग, है ना। एलॉय भी बना सकते हैं। एलॉय क्या है भाई? एलॉय जो है हेमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? या तो मेटल का अदर मेटल के साथ, या तो मेटल का नॉन मेटल। जैसे आयरन स्टील की बात करें तो आयरन है, कार्बन है, थोड़ा सा इसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम भी मिला दिया जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ओ यहाँ देखो कोबाल्ट भी मिलाया हुआ, निकल भी मिला, तो आपका स्टील के बदले क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील। क्या चेंज हो जाता है इसमें? केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब याद रखना ब्रास, ब्रास में क्या होता है? कॉपर और टिन। नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियोस फिर से देखो। सबसे पहला फर्स्ट जो एलॉय बना था, याद रखना, बहुत बार 10th के बोर्ड में जब आया था बहुत बच्चा गड़बड़ लिख दिया था। ब्रॉन्ज जो है ना वो किसका एलॉय है? कॉपर और टिन का। दिस इज द फर्स्ट वन। अब ये सोल्जर की बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा कभी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खराब हो जाते हैं ना, तो ठीक कराने जाते हो तो वेल्डिंग करता है वो, एक्चुअली वो किसका बना होता है? लीड और टीन का। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात कर ले भाई, एक स्पेशल बात कर ले। याद नहीं है तो ऐसे तो वीडियो में हमने पढ़ा दिया था। अगर हम एमालगम बनाते हैं, यानी अगर मरकरी का एलॉय बनाते हैं, किसका? कोई भी मरकरी के साथ कुछ भी बनाओगे ना, तो वो जो एलॉय होगा उसको हम लोग एमालगम बोलेंगे। जैसे मैंने बताया था सिल्वर एमालगम, गोल्ड एमालगम। अब ये क्या होता है? ये इतना बेनिफिटेड होता है ना, बेनिफिटेड बोला तो कॉस्ट से नहीं, टूथ कैविटी। ये आप बोलेंगे फिर से, जो नया दांत वगैरह बनाने की बात है उसमें एमालगम का यूज कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ये पूरी 5 वीडियोज का सेट है जिसको बार बार आप देखो तो आपके बोर्ड के सभी क्वेश्चंस यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा मेरा वादा आपसे।